हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में वी जस्ट स्टार्टेड एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरीज और लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिक एवोल्यूशनिज्म के बेसिक टेनेट्स डिस्कस किए हैं कि कोई भी जो स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है क्लासिक एवोल्यूशनिज्म से, उनमें बेसिक कौन से पॉइंटर्स रहते हैं। नाउ हमने कहा था कि नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट द स्कॉलर्स, तो आज जो है हम टाइलर की बात करेंगे, ईबी टाइलर। तो यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट मैं हमेशा कहती हूँ दिस एंटायर सीरीज केटर्स टू बेसिक्स। तो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम डे 3 काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में आज हम ईबी टाइलर की बात करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट बता देती हूँ। सो क्लासिक एवोल्यूशनिज्म में इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था, जो कि आपको याद रखना है जब आप टाइलर को भी पढ़ेंगे, कि इनकी थ्योरी वाज बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा एज इन खुद नहीं गए वो उन जगहों पे डेटा कलेक्ट करने के लिए, बट डेटा जो उन्हें ट्रैवलर्स से मिला, डेटा जो उन्हें प्रीस्ट से मिला, या नॉट प्रीस्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज से मिला, क्योंकि मिशनरीज घूमती रहती हैं। सिमिलरली ऐसा डेटा जो उन्हें कॉलोनियलिस्ट से मिला। सो उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव मेथड, राइट, इन्होंने जो है स्टडी किया एंड देन दे केम अप विद दैट बेसिक टेनेट्स। तो इनका क्रिटिसिज्म ही बहुत बड़ा है कि सेकेंडरी डेटा था, प्राइमरी डेटा नहीं था, प्लस कोई इंपीरिकल एविडेंस नहीं था इनके पास टू प्रूव देयर थ्योरीज। इट इज जस्ट दैट इनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी कि जो भी इनके पास सेकेंडरी डेटा आया है डिफरेंट सोसाइटीज का, प्रिमिटिव सोसाइटीज का या कोई और सोसाइटी, इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया वहां पे एंड देन दे केम अप विद द बेसिक पॉइंटर्स। तो हमेशा इनको पढ़ते समय आपने याद रखना है। टाइलर की अगर हम बात करें, टाइलर जो है वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वेरी सिग्निफिकेंट ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो नोटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो टेक्स्ट हैं, यू हैव टू मेंशन देम, राइट। हमेशा ही रेलेवेंट टेक्स्ट को आप कोट करें। थ्योरीज में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, हमें एग्जैक्ट हेडिंग्स पता नहीं लगती कि हमने अपने आंसर्स में क्या लिखनी है। मोस्ट ऑफ द थ्योरीज 3-4 पेजेस में डायरेक्टली चीजें लिखी होती हैं पैराग्राफ्स में। तो यहाँ पे व्हाट आई ट्राइड इज, और अदर हर थ्योरी को हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम बेसिक हेडिंग्स के अंदर पढ़ें ताकि एग्जाम में आप उन्हें कोट कर सकें। तो ईबी टाइलर की ये जो 5 हेडिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेट्स डिस्कस देम स्टेप बाय स्टेप। लेट्स अंडरस्टैंड इन्होंने ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में क्या कहा। तो यहाँ पे इनकी जो पहली किताब थी प्रिमिटिव कल्चर, पूरी की पूरी जो इनकी किताब थी दैट वाज डिवोटेड टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। इनके हिसाब से रिलीजन जो है, यहाँ पे हम अज्यूमिंग कि आपने रिलीजन का टॉपिक देख लिया है, काफ़ी डिटेल में एनिमिज्म, टोटमिज्म वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। तो आई विल जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स हियर। नाउ यहाँ पे इनके हिसाब से एनिमिज्म जो है वाज द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, राइट, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो सोल जो है इनके पूरे रिलीजन का बेसिक रहा है। अब ना मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूं कि इनका बेसिक थॉट क्या था। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स भी दिए यहाँ पे, बट आपको समझ में आ जाएगा वंस आई टॉक अबाउट इट। तो इनके हिसाब से जो प्रिमिटिव मैन था, ये कहते हैं प्रिमिटिव मैन बहुत इंक्विजिटिव था, राइट, डेफिनेटली इंक्विजिटिव था, तभी तो फॉर एवरीथिंग दे ट्राइड टू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन। तो ये कह रहे हैं कि यस, प्रिमिटिव मैन बहुत ही ज्यादा इंक्विजिटिव था। उनके हिसाब से उनकी जो है डुअल एग्जिस्टेंस थी। नाउ व्हाट डज डुअल एग्जिस्टेंस मींस, हाउ डिड लाइक ईबी टेलर अराइव टू इट। सो बेसिकली ऐसा है कि इनके हिसाब से एनिमिज्म में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्रिमिटिव मैन ड्रीम कर रहा है तो उन्हें लग रहा है कि एक हमारी एग्जिस्टेंस वो है जैसे हम जगे हुए समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरी एग्जिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ सोल, क्योंकि जब ये ड्रीम करते थे इन्हें लगता था कि हमारा सोल जो है ट्रैवल कर रहा है, हमारा सोल उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। दे स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग कि जो ड्रीमिंग है वही उनकी असली लाइफ है। सो दे बेसिकली थॉट कि डुअल एग्जिस्टेंस है, राइट, एक तो हमारी बॉडीली एग्जिस्टेंस है प्लस हमारी सोल भी है जो एग्जिस्ट कर रही है। रादर क्योंकि प्रिमिटिव मैन बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव था, जैसे जैसे उन्होंने और स्टेजेस ऑफ लाइफ को इनकाउंटर किया उनका बिलीफ और स्ट्रांग होता गया, राइट। इवन दे सेड कि व्हेन दे यूज्ड टू एनकाउंटर डेथ, तो वहां पे डिफरेंट प्रिमिटिव सोसाइटीज में 2 फ्यूनरल्स होने लग गए, राइट, ग्रीन एंड ड्राई फ्यूनरल। पहला फ्यूनरल जो है टेंटेटिव होता था कि इस फ्यूनरल के बाद भी सोल वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान की डुअल एग्जिस्टेंस है,
एंड देन दे रियलाइज नहीं, एक और जो है फ्यूनरल करना जरूरी है, वो फाइनल फ्यूनरल होगा, तब जो है सोल वापस नहीं आएगा. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम डेथ, इन्होंने जो है एक पूरा सोल की सिग्निफिकेंस की कॉन्सेप्ट की बात कर दी. इनके हिसाब से पहले तो रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, बट बिकॉज प्रिमिटिव मैन वाज इंक्विजिटिव, तो कहीं ना कहीं सोल की सिग्निफिकेंस शुरू हुई और रिलीजन जो है एनिमिज्म की फॉर्म में जो है आगे आया. राइट अब यहाँ पे भी ऑल्दो ये सोल की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि सोल भाई इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये कहीं भी जा सकती है. क्यों कह रहे हैं? बिकॉज सपने में लग सकता था कि सोल मूव कर रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट वाज देयर सोल, इट वाज देयर अदर एंटिटी, अदर एग्जिस्टेंस, जो कि चीजें जो है एनकाउंटर कर रही हैं सपने में. लेकिन दिक्कत कहाँ थी? कभी भी सोल की पावर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाई डज इट हैव पावर. राइट और रादर मैंने आपको बताया भी, क्लासिक एवोल्यूशनिज्म की क्रिटिसिज्म यही है कि एम्पिरिकल एविडेंसेस ही नहीं. राइट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की. इन्होंने कहा कि अगर मैं ओरिजिन ऑफ रिलीजन की बात करूं, ऑल्दो मुझे लगता है कि एनिमिज्म से शुरुआत हो रही है, पर इन्होंने कहा टोटमिज्म भी पार्ट ऑफ एनिमिज्म ही है. टोटमिज्म क्या पढ़ा था हमने? टोटमिज्म जब हमने रिलीजन में पढ़ा था, हमने पढ़ा था, डरखाइम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो अरंटा सोसाइटी है, उन्होंने सोसाइटी के बारे में पढ़ा था और उन्होंने कहा कि उस सोसाइटी में जब लोग एक साथ आते थे उन्हें काफ़ी खुशी होती थी, एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन होती थी. और वो हमेशा ये सोचते थे कि ऐसा क्यों है कि जब हम साथ आते हैं तभी जो है ये खुशी या जो स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन है वो आता था. What they did not realize, मैंने आपको तब भी बताया था कि जस्ट बिकॉज वो साथ आ रहे हैं इस वजह से उस स्टेट में है, इस वजह से उस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में है, बट उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं लगती थी. राइट व्हाट दे यूज्ड टू थिंक वाज, क्योंकि हम इस पत्थर के पास आ रहे हैं, इस वजह से, इस पत्थर की वजह से जो है वी आर फीलिंग हैप्पी. सो वो जो पत्थर था या जो वो फिजिकल एंटिटी थी, उसमें जो है ये कहते थे रिलीजन की बात करते थे. तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि वो जो टोटमिज्म की बात हुई कि कोई मटीरियल में जो है कोई सुपरनैचुरल पावर है, वो भी इसीलिए आए बिकॉज पीपल couldn't explain कि सोल के पास पावर क्यों है, आत्मा के पास पावर क्यों है. सो ही सेड एक्चुअली टोटमिज्म भी एनिमिज्म का ही एक पार्ट है. इट इज जस्ट दैट आपने एक सुपरनैचुरल बीइंग को, एक सोल को एक मटेरियल फॉर्म दे दिया, एक पहाड़ का, एक पौधे का, या लेट्स से एक पत्थर का फॉर्म दे दिया, व्हेन पीपल कुडंट एक्सप्लेन कि व्हाई दे आर फीलिंग सो हैप्पी या व्हाई दे आर इन दिस स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन. तो अकॉर्डिंग टू हिम टोटमिज्म भी जो है पार्ट ऑफ एनिमिज्म ही है. फिर ये कहते हैं कि ऑल्दो शुरुआत एनिमिज्म से हुई है, लेकिन इवेंचुअली पीपल रियलाइज्ड कि मल्टीपल सोल की एग्जिस्टेंस है, मल्टीपल जो है रिलीजियस एंटिटीज हो सकती हैं, तो पॉलीथीज्म की तरफ भी आ गए. इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि नहीं, कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज मैन इंक्विजिटिव था, दे यूज्ड टू थिंक कि इतने सारे गॉड्स पॉसिबल नहीं है, मे बी इट इज़ वन ट्रू गॉड जिनके यही जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं या डिफरेंट सोल्स हैं, दे एक्चुअली बिलोंग टू वन गॉड. तभी इवेंचुअली मोनोथीज्म आया है. नाउ यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको रिलीजन का चैप्टर बहुत ज़्यादा थरो होना चाहिए. प्लीज़ गो बैक, वॉच द 3-4 लेक्चर्स ऑन रिलीजन, देन कम हियर, आपको बहुत क्लैरिटी होगी. मैं तभी कहती हूँ सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू हिम पहले एनिमिज्म आया, सोल की एग्जिस्टेंस की बात हुई, देन लोगों का बिलीफ हुआ मल्टीपल सोल्स में, पॉलीथीज्म एज अ रिलीजन आया, बट देन व्हेन दे रियलाइज्ड कि एक ही एंटिटी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये, राइट, उस समय पे क्या हुआ, फिर मोनोथीज्म आया. तो जब भी आप टाइलर की बात करेंगे और आप उनके ओरिजिन ऑफ रिलीजन थ्योरी की बात करेंगे, यू विल स्टार्ट विद कि इनका जो रिलीजन का पूरा पैरामीटर है वो प्रिमिटिव कल्चर किताब में लिखा हुआ है. इनके हिसाब से ओरिजिन ऑफ रिलीजन जो है 3 सीक्वेंस में होता है, एनिमिज्म, पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म. चाहे तो कोई चार्ट सा भी बना के आ जाना, राइट, आपको मार्क्स बहुत बढ़िया मिल जाएंगे. राइट और फिर जो है इन कीवर्ड्स के आसपास यू कैन राइट अ पैराग्राफ, बट यहीं से आपको बेसिक पॉइंटर्स मिल जाएंगे जब आप यहाँ एनिमिज्म, पॉलीथीज्म और मोनोथीज्म का चार्ट बना देंगे. ठीक है. दूसरी बात जो इन्होंने की है स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में. राइट आपको मैंने बताया था कि क्लासिक एवोल्यूशनिज्म में उनका एक बेसिक पॉइंटर क्या था, कंपैरेटिव मेथड, कि पूरा का पूरा एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन जो सेकेंडरी डेटा आया उसी को जो उन्होंने कंपेयर किया. दैट्स व्हाट इवन टाइलर सेज कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड की इंपॉर्टेंट बताते हैं कि उस समय पे इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया 282 सोसाइटीज का, एंड ही रियलाइज
कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट चीजें हैं जो कि पाई जाती हैं. दे एक्चुअली फाउंड सर्टन कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल. और इसका पता है ये बेसिक रीजन क्या देते थे, क्योंकि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है. साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड मैंने क्या बताया था आपको है कि क्लासिक एवोल्यूशनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की एक बेसिक टेनेट क्या रहती है कि ह्यूमन काइंड सब जगह जो है सेम तरह की सेरेब्रल ग्रोथ होती है, सेम तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है. इसलिए कभी भी आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा ही कोरिलेशन जो है इंस्टीट्यूशंस में निकलेंगे. फॉर एग्जांपल ये कहते हैं ऐसी सोसाइटीज जो कि फादर की साइड पे डिपेंड करती हैं, वहां पे रेजिडेंस भी ऐसा होगा कि मेल जो है शादी करके फीमेल को फादर की साइड ही लेके आएंगे. तो पेट्रिलिनियल सोसाइटीज में ही पेट्रिलोकल रेजिडेंस को देखा गया. तो इनके हिसाब से व्हेन ही कंपेयर्ड सोसाइटीज, तो स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी डेटा आप जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का कोरिलेशन निकाल सकते हो. बट अगेन द प्रॉब्लम देयर बीइंग कि दे नेवर वेंट टू द सेम प्लेस, राइट, या रादर इनका पूरा डेटा वो सेकेंडरी डेटा जो इन्हें किसी और सोर्स से मिल रहा था. दीज पीपल हैड नेवर गॉन टू दोज प्लेसेस जब ये इस कंपैरेटिव एनालिसिस के डेटा की बात कर रहे थे, जो कि इनका क्रिटिसिज्म है. तीसरी चीज ये कहते हैं कल्चर के बारे में. कल्चर की ना ये डेफिनेशन भी देते हैं. कल्चर है क्या? वैसे कल्चर हमने पहले भी पढ़ा है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ कि किस तरह से आप जो है आज तक होते आए हैं. आपके मॉरल्स क्या है, आपके कस्टम्स क्या है, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पर, राइट. तो इन्होंने क्या कहा कि आर्ट्स, मॉरल्स, नॉलेज, बिलीव्स, कस्टम सब कुछ जो है कल्चर का पार्ट है. और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कल्चर जो है आपके जेनेटिक्स की वजह से नहीं है. कल्चर आपके पास इसलिए नहीं है बिकॉज आप जेनेटिकली सोसाइटी के मेंबर हो. कल्चर इसलिए है बिकॉज सोसाइटी का आप पार्ट हो. सोसाइटी कल्चर की बात करती है, राइट. तो जब हमने कल्चर का टॉपिक पढ़ा था तो हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया था. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. इन्होंने कहा कि अगर हम कल्चरल स्कीम ऑफ एवोल्यूशन की बात करें, कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ ही तो है. तो ये आपके वे ऑफ लाइफ के एवोल्यूशन की भी बात करते हैं. तो रादर देन सेइंग वे ऑफ लाइफ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कल्चरल एवोल्यूशन. लेकिन एक्चुअली है क्या वे ऑफ लाइफ का एवोल्यूशन? वे ऑफ लाइफ कैसे? पहले ये कहते हैं सैवेजरी थी, फिर बार्बरिज्म आया, फिर सिविलाइजेशन आया, राइट. ये कह रहे हैं पहले तो सिर्फ सब्सिस्टेंस वाली सोसाइटी थी, लोग जो है फूड गैदरर्स थे, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, फूड प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो है सोसाइटीज बनी, आर्ट ऑफ राइटिंग आया, किनशिप आई, कम्युनिटीज आई. तो बेसिकली वे ऑफ लाइफ जो है आपका एवोल्यूशन होता गया. इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड क्या है? कल्चरल एवोल्यूशन होता गया. और आप देखो जो इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन कहा है, वहां पे ये रिलीजन की बात भी करते हैं कि स्टेप 1 में, जो स्टेज 1 है कल्चर की, वहां पे एनिमिज्म रहा होगा. जो स्टेज 2 है, जब लोगों ने और ज्यादा एवोल्यूशन की तरफ जाना शुरू किया, वे ऑफ लाइफ और कॉम्प्लेक्स हुआ, लोगों ने कहा पॉलीथीज्म आ गया. लेकिन थर्ड स्टेप पे आपका जो है एनिमिज्म आता है, सॉरी मोनोथीज्म आता है. सो बेसिकली जो इनका रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने एवोल्यूशन में भी लाया, बिकॉज रिलीजन भी क्या है? वे ऑफ लाइफ ही तो है. तो जब भी आप इनके कल्चरल स्कीम ऑफ एवोल्यूशन की बात करोगे, आप हमेशा सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन की बात करोगे, बिकॉज आप देखोगे कि जो कल्चरल एवोल्यूशनिज्म है उनमें जितने भी स्कॉलर्स हैं वो इन 3 स्टेजेस की बात करते हैं. जस्ट दैट आप जब नेक्स्ट स्कॉलर पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे इन्होंने इसको भी और स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. बट टाइलर जो है सिंपल स्टेजेस कहते हैं, सिर्फ सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन है. और रिलीजन भी इसी तरह से हर स्टेज में एनिमिज्म, पॉलीथीज्म और मोनोथीज्म के साथ बढ़ा हुआ है. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम पहले मैन की प्रिमिटिव एग्जिस्टेंस थी, जहां पे वो सिर्फ एज अ प्रिमिटिव मैन, एज सब्सिस्टेंस या फिर एज अ फूड गैदरर था. लेकिन इवेंचुअली दे गो टू देयर पीक ऑफ सिविलाइजेशन वेयर दे टॉक अबाउट कम्युनिटी, आंसर राइटिंग एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट नॉट. एक एडिशनल जो ये बात करते हैं कि इन्होंने हैप्पीनेस को भी लिंक किया है विद एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी. ही सेज जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्स होगी, पीपल विल बिकम हैप्पियर. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म है कि इसका कोई इंपीरिकल एविडेंस नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमेशा हैप्पियर होगी. रादर ऐसा जरूर देखा गया कि सोसाइटी जब सिंपल थी, जब बहुत सारे फंक्शंस नहीं थे सोसाइटी के, सिंपल सोसाइटी थी, दैट वाज मोर हैप्पी. इसके एविडेंसेस जरूर मिले, लेकिन हमेशा ही यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होगी वैसे वैसे हैप्पीनेस होगी.
ठीक है जी। नेक्स्ट इन्होंने बात की है एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी की। इसमें ये कहते हैं कि मटेरियल कल्चर की रिकंस्ट्रक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी से हो सकती है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जब वो फॉर एग्जांपल जैसे वो एक्सकवेशंस करते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि मटेरियल कल्चर कैसा होगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि इस एक्सकवेशन में एग्जैक्टली क्या आने वाला है। इट इज द एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी कि जब वहां चीजें मिलती हैं तब हमें पता लगता है कि उस सिविलाइजेशन में क्या था। तो इनके हिसाब से एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल कल्चर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मटेरियल कल्चर? मान लीजिए कि उस समय से जुड़ी हुई चीजें क्या थी, पॉटरी क्या थी, एंड एक्सेट्रा। तो वो कह रहे हैं इट इज द रिकंस्ट्रक्शन जो कि वहां पे होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। आप एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बना सकते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है। आप हिस्ट्री में भी तो पढ़ते हैं, पहले स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एवोल्यूशन है इसको समझने के लिए हमेशा ही आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी करते हैं, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो क्या कहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखोगे क्लासिक एवोल्यूशनिज्म का भी एक बेसिक टेनेट है कि चीजें सर्वाइव होके आगे आती है ना, डाउन द जनरेशंस जो है चीजें आती हैं। और ना देखोगे कल्चर बस यूं ही फ्लो होता रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ चीजों की यूटिलिटी हो या ना हो, राइट। इट इज फोर्स ऑफ हैबिट जो कल्चर बना रही है। कल्चर है क्या? वे ऑफ लाइफ ही है। तो जो चीजें जैसे जैसे नीचे आती जाएंगी डाउन द लाइन कल्चर में, वही फोर्स ऑफ हैबिट बन जाती है, राइट। आपकी फैमिली में जो चीज होती आ रही है, आप देखते हो, आप कहोगे हमेशा से यही होता आ रहा है। इवन दो किसी चीज की यूटिलिटी ना भी हो, फिर भी सर्वाइव होते जाते हैं कुछ जो ट्रेड्स हैं, कुछ जो आपके मॉरल्स हैं या लॉज हैं, राइट। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो ये मानते हैं क्या है कि जितने भी कल्चर्स हैं उनमें साइकिक यूनिटी है, यानी कि सभी कल्चर्स की जो है पैरेलली सेरिब्रल ग्रोथ, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, वो इक्वली जो है बढ़ती है। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है ना। मैं अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूं कि इसको पढ़ने से पहले स्टार्ट विद द बेसिक्स, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये जो कुछ पॉइंटर्स थे जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, कि इन 5 चीज़ों पे इन्होंने बात की है। इन्होंने स्कीम ऑफ एवोल्यूशन पे बात की है कल्चर के, कि किस तरह से आप सैवेजरी से, बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन की बात की। फिर उन्होंने क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में, कि जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक जो है आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आएगा। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अब वो चीज़ यूटिलिटी में है या नहीं है, फोर्स ऑफ हैबिट में वो चीज़ हमेशा रहेगी, कल्चर में चीज़ जो है डाउन द जनरेशन आएगी। नेक्स्ट इन्होंने ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में भी कहा कि एनिमिज्म से शुरू होकर मोनोथीज्म पे जाता है। एंड लास्ट थिंग इन्होंने एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी की बात कही कि जो मटीरियल कल्चर है, फॉर एग्जांपल पॉटरी और समथिंग, वो हमें तभी पता लगेगा जब जियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में जो है एक्सकवेशंस करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले स्टोन एज आई, फिर आयरन एज आई, फिर ब्रॉन्ज एज आई और फिर आयरन एज आई। तो जब भी आप आंसर लिखें, आप इन 5 पॉइंटर्स पे जो है फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ क्रिटिसिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। हर बार इनका बेसिक बिलीफ है कि सारी सोसाइटीज़ जो है सेम तरह से जो है बढ़ रही हैं, सभी सोसाइटीज़ की कॉग्निटिव एबिलिटीज, सेरिब्रल ग्रोथ जो है सेम है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। वेयर इज द एम्पिरिकल डेटा? इन्होंने कहा स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन जो है इसी तरह ही है। They don't talk about any example. See, अगर कोई और एग्जाम्पल कहीं और एग्जिस्ट करता है, that's a separate thing. But टाइलर ने इनकी बात नहीं की और एक क्रिटिसिज्म टाइलर की बात करता है। There was no scientific ethnographic data. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थियोरी ऑफ रिलीजन में ये कहते हैं एनिमिज्म आया बिकॉज डे ड्रीमिंग हुई, लोगों ने सपने में देखा। ये तो ये बात ही नहीं करते कि एज ए सोसाइटी भी तो रिलीजन बड़ा होगा, राइट। तो जब ये थ्योरी ऑफ रिलीजन में इनिशियली एनिमिज्म की बात करती है, सोशल कैरेक्टर ऑफ रिलीजन नहीं मानते। इनके हिसाब से मैन ने ड्रीम किया और वहीं से रियलाइज कर लिया कि मेरी डुअल एग्जिस्टेंस है। दे डोंट टॉक अबाउट कि मे बी सोसाइटी में रह के दे मस्ट हैव बीन समथिंग लाइक दिस। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है कि ये सोशल कैरेक्टर ऑफ रिलीजन को नहीं मानते हैं जब ये ओरिजिन ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। एटलीस्ट इन्होंने कंसिडर नहीं किया, शायद लेटर स्टेजेस पे माना बट शुरुआत में नहीं माना। ऑल्सो दे डोंट टॉक अबाउट इनोवेशंस और डिफ्यूजन्स। हमने जब क्लासिक एवोल्यूशनिज्म की बात की थी, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि सहारा के नॉर्दर्न साइड पे जो है ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ था कल्चर पे, सदर्न साइड पे नहीं हुआ था,
राइट। बट आप देखोगे क्योंकि नॉर्दर्न साइड पे कल्चर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन में था, तो उनके जो ट्रेड्स थे वो सदर्न साइड ने अपनाए और कुछ स्टेजेस जो है छोड़ भी दी, बीच में स्किप भी कर दी। तो दे शुड हैव रिकग्नाइज्ड कि हमेशा इनोवेशंस होंगी, कल्चर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी होगा, राइट। बट इन्होंने इस पे कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है। रादर E.B. टेलर को आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है बिकॉज इन्हें फील्ड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। इनका मेजॉरिटी डेटा जो है जो मेजॉरिटी बातें हैं इनकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो सेकेंडरी डेटा पे जो है निर्भर करते हैं, which is a very big criticism for E.B. Taylor, rather पूरे के पूरे क्लासिक एवोल्यूशनिज्म स्कूल का भी। ठीक है जी, तो इसको एक बार और वीडियो को देखिए, इन बेसिक पॉइंटर्स को लिखिए, आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो इसी तरह से काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे जैसा हमेशा पढ़ते हैं, एंड आई होप यू लर्न समथिंग एवरी डे। कल्चर से शुरू करके हमेशा आप अपने लेक्चर्स को शुरू करें, एंड आई थिंक कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काफ़ी डिटेल में चीज़ें कराई जा रही हैं। आई होप वी आर लर्निंग समथिंग, आई होप सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ हम नया सीखने की कोशिश करें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।